एवरीवन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हम। आज की क्लास में मिडवाइफरी और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को लेके जो भी लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के लिए या फिर आप एनएचएम के लिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप सबको नहीं हेल्पफुल रहेंगे। जो आपके सिलेबस में, इवन जो आपके पेपर्स में भी चीज़ें आ रही हैं के अकॉर्डिंग। रिसेंट में एमपी व्यापम के जो पेपर आपको चैनल पे सॉल्व करवाए जा रहे हैं, उसकी सीरीज़ सॉल्व करवाई जा रही हैं। और जो भी लोग एमपी व्यापम के पेपर लेना चाहते हैं ग्रुप 5 के, वो लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पेपर्स की पीडीएफ ले सकते हैं। 10 पेपर के सेट रहेंगे आपको। तो यहाँ पे आज की क्लास में हम बेसिक क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आपके पीडियाट्रिक और मिडवाइफरी में आते ही आते हैं। 100% आपको क्वेश्चन रखे हुए मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए ऐड किया गया है, वो है वार्म चैन मीन्स। वार्म चैन का मतलब क्या है? ड्राइंग द बेबी, वार्म रिससिटेशन एंड वार्म ट्रांसपोर्टेशन, एस्टेब्लिशिंग स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विथ मदर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। वार्म चैन का मतलब यहाँ पे क्या है? वार्म चैन का मतलब होगा यहाँ पर आपका ऑल ऑफ दी अबव। क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। आप ये समझिए कि वार्म चैन के 10 पॉइंट्स कौन कौन से एग्जाम में आते हैं। वार्म चैन का जो फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है वो होता है रूम का टेम्परेचर, जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ही होना चाहिए। डिलीवरी रूम का टेम्परेचर आपको पूछा जाता है तो कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। वार्म रिससिटेशन, इमीडिएट ड्राइंग, डिलीवरी होने के बाद बच्चे को तुरंत क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है या फिर तुरंत ड्राई किया जाता है। क्यों? ताकि बच्चे को हम हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कर सकें। स्किन टू स्किन कांटेक्ट, बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट करवाया जाता है ताकि हाइपोथर्मिया से बचा सकें। जो केएमसी केयर है वो दी जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग, यदि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है तो 30 मिनट के बाद बच्चा डिलीवर होने के, सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो 1 घंटे के बाद। ये क्या है? गवर्नमेंट प्राइवेट हर एक हॉस्पिटल का अपना रूल है कि 30 मिनट के अंदर नॉर्मल डिलीवरी में, 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन जो सिजेरियन सेक्शन होता है उसमें बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। बाथिंग पोस्टपोन, कभी भी डिलीवरी होने के तुरंत बाद बच्चे को नहलाया नहीं जाता है। आफ्टर 24 आवर के बाद ही नहलाया जाता है। तो क्या किया जाए? वार्म चैन का एक कंपोनेंट भी है। अप्रोप्रिएट क्लॉथिंग, प्रॉपर बच्चे को कपड़े पहनाएं, माँ और बेबी को साथ में रखें। प्रोफेशनल अलर्ट और वार्म ट्रांसपोर्टेशन, फिर यदि जब आप घर भेजते हैं तब भी पूरा आप हेल्थ एजुकेशन वगैरह दे के कि कैसे रहना है, क्या करना है, बच्चे को कैसे रखना है, तो सब चीज़ें। तो बेसिक कंपोनेंट्स यही है वार्म चैन के कि बच्चा डिलीवर होने से तुरंत होते ही बच्चे को हाइपोथर्मिया से कैसे बचा सकते हैं, तो उसके लिए क्या है? वार्म चैन। नेक्स्ट इज मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन इज इंक्रीज्ड इन। तो मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन किस केस में बढ़ा हुआ होता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में, फीटल कार्डियक डिफेक्ट में, डायबिटीज़ में कि रूबेला में। तो अल्फा फीटोप्रोटीन क्या है? अल्फा फीटोप्रोटीन ये यदि माँ के ब्लड में जो ब्लड टेस्ट होते हैं तो उसमें पता चल जाएगा कि यदि अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ है, कौन सा डिफेक्ट डेवलप होगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और ऐसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए कंसीव करने के पहले से ही फॉलिक एसिड दिया जाना स्टार्ट करवा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट है ब्लड में, प्रेगनेंसी में यदि इसका लेवल बढ़ा हुआ है मतलब क्या है? बच्चे के लिए क्या है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जो डेवलप हो रहा है। घटा है तो डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट वन इज विटामिन के एडमिनिस्टर्ड एट बर्थ इन न्यूबॉर्न फॉर्म। तो जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसके तुरंत बाद ड्राई करते करते ही उसको क्या दिया जाता है? विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है? इट प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, इंक्रीज इम्यूनिटी, प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग या फिर करेक्ट द कंजेनाइटल डिफेक्ट। विटामिन के का एक ही एम होता है जो ब्लीडिंग होने वाली है या फिर ब्लीडिंग हो सकती है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए विद इन डिलीवरी के एज सून एज पॉसिबल, जितने जल्दी हो, विद इन 24 आवर ही दिया जाता है। आफ्टर दैट आप नहीं दे सकते। तो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ बर्थ जो वैक्सीन दिए जाते हैं वो होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, BCG वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। और इंजेक्शन दिया जाता है तो होता है विटामिन के का इंजेक्शन।
नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन आपका, इफ न्यूबॉर्न बेबी अपगार स्कोर 4 to 6 दैट मीन्स, तो यदि न्यूबॉर्न बेबी का जो अपगार स्कोर है आप चेक करते हैं, एक बार चेक किया जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ और दूसरा 5 मिनट के बाद, तो यदि अपगार स्कोर 4 से 6 आता है, मैक्सिमम होती है इसकी स्कोरिंग 10 होती है, तो यदि अपगार स्कोर 4 से 6 दैट मीन्स क्या है, सीवियर डिप्रेशन है, मॉडरेट डिप्रेशन है, एक्सीलेंट कंडीशन में बच्चा की कोई भी डिप्रेशन नहीं है। तो यदि अपगार स्कोर 4 to 6 आता है दैट मीन्स बच्चा कैसा है, मॉडरेट डिप्रेशन की कंडीशन में। 4 to 6 ये रहा अपगार स्कोर। अपगार स्कोर में फर्स्ट होता है एक्टिविटी मतलब मसल टोन, बच्चा हाथ पैर अच्छे से हिला डुला रहे हैं नहीं। पल्स 100 के ऊपर है मतलब बच्चा क्या है, हेल्दी है। बिलो 100 है मतलब बच्चे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जो बच्चे की एट द टाइम ऑफ बर्थ जो पल्स रेट चेक की जाती है वो 130 से 160 तक के बीच में होती है। ग्राइमेसी मतलब बच्चा स्नीजिंग कफिंग कर रहा है, प्रॉपर हाथ पैर अच्छे से हिला डुला रहा है। अपीयरेंस बच्चे का कलर पिंकिश कलर का है, दैट मीन्स बच्चा क्या है, अच्छा हेल्दी है। रेस्पिरेशन मतलब विगोरसली क्राई मतलब खूब रो रहा है, होते ही साथ कहते बच्चे रोए ना तो कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर होते ही साथ अच्छा रो रहा है मतलब बच्चा क्या है, हेल्दी हुआ है। तो यहाँ पर अपगार स्कोर के जो मैक्सिमम 4 से 6 पॉइंट आते हैं तो बच्चा मॉडरेटली डिप्रेस है। बच्चा 7 से 8 स्कोरिंग मिलती है बच्चे को 7 से 8 स्कोरिंग मिलती है मतलब एक्टिविटी में 2 पॉइंट मिल गए, पल्स में 1 मिल गया, ग्राइमेसी में 2 मिल गए, अपीयरेंस में 1 मिल गया। इस तरीके से मिला के यदि 4 से 6 होते हैं तो बच्चा मॉडरेटली डिप्रेस्ड है, 7 से 10 हो गए मतलब बच्चा अच्छी कंडीशन में है, 0 से 3 है मतलब बच्चे को क्या है, बहुत ही ज़्यादा सीवियरली डिप्रेस्ड। और जो एक हमें कह सकते हैं कि पल्स, बच्चे की पल्स जो मेन है यहाँ पे वो क्या है, एक तरीके से एब्सेंट भी हो सकती है कुछ केस में। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स का सिनोनिम्स कौन सा है, क्रिसमस फैक्टर, फाइब्रोनोजन, कैल्शियम या फिर प्रोथ्रोम्बिन। तो स्नोमस है जो क्लॉटिंग फैक्टर का वो यहाँ पे कौन सा है, वो है आपका प्रोथ्रोम्बिन। क्या है क्लॉटिंग फैक्टर, थक्का जमाने के लिए क्या यहाँ पे जरूरी है, तो वो है प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी सर्वाइकल नर्व्स आर देयर इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में कितनी सर्वाइकल नर्व्स होती हैं, 7, 6, 5, 8। तो स्पाइनल कॉर्ड में जो टोटल सर्वाइकल नर्व्स होती हैं रही यहाँ पे आपकी सर्वाइकल नर्व टोटल होती हैं 21। यदि पूरी ह्यूमंस में नर्व्स पेयरिंग की बात करें तो वो होती है 31, इतनी 32, जिसमें से सर्वाइकल होती हैं यहाँ पे 8, कितनी 8, सर्वाइकल 8, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5 और कोकेजियल 1। तो यहाँ पर सीक्वेंस थोड़ा सा जो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है वो आपका सही आंसर यहाँ पे 8 रहेगा। यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या होगा, 8। क्या है 8, सर्वाइकल कितनी होंगी 8, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5 और एक कोकेजियल। ईच पेयर कनेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड विथ अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर हर एक स्पाइनल कॉर्ड हर एक एरिया को है जो कनेक्ट करती है, हर एक पेयर है स्पाइनल कॉर्ड में अलग अलग एरिया को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज, एक क्वेश्चन MPPB के पेपर में आया हुआ था कि द एल्बो जॉइंट है इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट किस तरीके का एग्जाम्पल है, हिंज, पाइवॉट, प्लानर या फिर नन ऑफ द अबव। तो एल्बो जॉइंट है किस तरीके का, हिंज जॉइंट का। ये चार्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के जॉइंट्स को डिवाइड किया गया है फाइब्रस, कार्टिलेजियस और साइनोवियल जॉइंट्स। तो फाइब्रस जॉइंट जो कि सूचर्स हो गए, सेंट्रोमास हो गए, गॉम्फिस हो गए और जो क्या है नॉन मूवेबल टाइप के जॉइंट्स में हो गए। कार्टिलेजियस जॉइंट जो मतलब कार्टिलेज जहाँ पे ज़्यादा रहेंगे, सिंकोड्रोसिस और सिम्फाइसिस प्यूबिस के यहाँ पे हो गए। साइनोवियल जॉइंट मतलब जहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है, जैसे बॉल एंड सॉकेट हो गया, कॉन्डिलर हो गया, एलिप्सॉइड हो गया, हिंज हो गया, पाइवट हो गया, प्लेन हो गया। फिर आता है फंक्शनल का मतलब जो हिलने डुलने वाले हैं, मूवेबल हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर आते हैं रीजनल और फिर आते हैं आर्टिकुलेटिंग। तो आर्टिकुलेटिंग में तो आपके जो बोन्स के अकॉर्डिंग, जो बोन्स जहाँ पे जुड़ती हैं उसके अकॉर्डिंग।
तो यहाँ पर क्या है, मेनली आपको एग्जाम में कौन से आते हैं, साइनोवियल जॉइंट, हिंज जॉइंट, बाल सॉकेट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है किसका, एल्बो जॉइंट है, किस तरीके का जॉइंट है, तो ये कहलाएगा आपका हिंज जॉइंट। नेक्स्ट इज a nurse is caring for a patient with swine flu. Which drug is the best choice to treat swine flu? स्वाइन फ्लू के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछी गई है, एसाइक्लोविर, ओसेटलामेविर, टॉमीफ्लू या फिर बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। दैट मीन्स ओसेल्टामवीर है जो टेमीफ्लू है, और इसमें जो केमिकल कंपोनेंट है वो ओसेल्टामवीर ही होगा टेमीफ्लू में, मार्केट के नाम से किससे मिलेगी, टेमीफ्लू के नाम से। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बोथ बी एंड सी। क्लियर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर या फिर 38 सेंटीमीटर। तो एक अम्बिलिकल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो होती है 45 सेंटीमीटर तक। कितनी, 45 सेंटीमीटर। अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई एवरेज 45 सेंटीमीटर होती है। इसमें 3 वेसल्स होती हैं, 2 आर्टरीज 1 वेन। आर्टरी कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और वेन कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब यहाँ पे 4 मंथ राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपियर। क्यों, क्योंकि पहले जो इनिशियल टाइमिंग में क्या रहेगी, 2 अम्बिलिकल वेन रहती हैं, लेकिन चौथे महीने से क्या हो जाती है, अपने आप डिसअपियर हो जाएगी। अम्बिलिकल कॉर्ड का दूसरा नाम होता है फ्यूनिस। क्या है, फ्यूनिस। और जब भी पल्सेशन स्टॉप हो जाए उसके बाद हमें कॉर्ड को कट करना है। 5 मिनट आफ्टर द डिलीवरी कॉर्ड को आप कट कर सकते हैं, किससे, कॉर्ड कटर से। लेकिन एक एवरेज यदि पूछें तो 2 से 3 मिनट। यहाँ पर ये देखिए, अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग और डिले कॉर्ड क्लैंपिंग, एक इमेज दिखाई दे रही है कि प्रीटर्म और फुल टर्म इन्फेंट में लेट डिले कॉर्ड क्लैंप करने के क्या फ़ायदे हैं। डिले कॉर्ड क्लैंप करने से जो अम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड है वो बच्चे को पहुँच जाएगा, जिससे बच्चे को आप एनीमिया से प्रिवेंट कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाएगा, आयरन का स्टोर हो जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के चांसेस कम हो जाएंगे और अच्छी इम्यूनिटी मिल जाएगी यदि आपने डिले कॉर्ड क्लैंपी किसमें, यदि बच्चा प्री टर्म है तो उसमें, और फुल टर्म में भी। लेकिन यदि माँ को कुछ ऐसे कंजेनाइटल डिफेक्ट हैं जिसमें आपको बच्चे के लिए एज सुन एज कॉर्ड कट करना है, तो वो होता है RH इनकम्पेटेबिलिटी, जिसमें जैसे ही क्लैम्प करें 1 मिनट अप टू 3 मिनट के अंदर क्लैम्प करें, देन आपको कट कर देना है। तो यहाँ पे कॉर्ड कटिंग के लिए जो अर्ली क्लैंपिंग और कटिंग के लिए कहा गया, वेट टू क्लैम्प 1 मिनट अप टू 3 मिनट। फर्स्ट क्लैंप लगाना है 2 फिंगर अबव द एब्डोमेन और सेकंड क्लैंप लगाना है 5 फिंगर अबव द एब्डोमेन एंड देन कट इन बिटवीन, बीच में से काटना है। देखिए क्राइटेरिया दिए हुए हैं अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग के, कटिंग के और डिले के। अर्ली अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग के जो क्राइटेरिया होता है प्रीटर्म इन्फेंट में, ताकि बच्चे को हाइपरवॉलेमिया से भी आप बचा सकते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन से भी बचा सकते हैं। तो अर्ली कॉर्ड क्लैंप में आपको क्या करना है, यदि अर्ली कॉर्ड क्लैंप करते हैं आप तो बच्चे को हाइपरवॉलेमिया से बचाएंगे आप। यदि जल्दी कॉर्ड कट करते हैं प्रीटर्म बेबी में, HIV इन्फेक्शन यदि माँ को है तो बच्चे में होने से रोकने के लिए जल्दी कॉर्ड कट करना है आपको। मल्टीपल जेस्टेशन है तो सेकंड बेबी को एनीमिया से आप बचा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या, अर्ली कॉर्ड कटिंग के क्राइटेरिया, डिले के हमने पढ़ लिया कि बच्चे को आप एनीमिया से बचा सकते हैं। बच्चे के लिए आप जो अम्बिलिकल कॉर्ड की वेसल्स में ब्लड है वो बच्चे में आ जाएगा, तो बच्चे में हीमोग्लोबिन का लेवल भी बढ़ा हुआ रहेगा। नेक्स्ट वन है, विच काइंड ऑफ पेल्विस इज आइडल पेल्विस फॉर प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के लिए आइडल पेल्विस कौन सी है, गायनेकॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड या प्लेटिप्लॉइड्स। तो आइडल पेल्विस की बात की जाती है यदि, तो वो होती है गायनेकॉइड पेल्विस। कौन सी, गायनेकॉइड पेल्विस। ये आपको एग्जाम में आता है। जो मोस्ट सुटेबल फीमेल पेल्विस होती है, राउंड पेल्विक इनलेट रहेगा और सैलो पेल्विक कैविटी रहेगी, शॉर्ट स्टियल स्पाइन होगा। एग्जाम में आपको आउटलेट पूछी जाती है कि वाइड है और राउंडेड इनलेट है, किस टाइप की पेल्विस है, तो ये गायनेकॉइड। यदि ओवल शेप इनलेट है और स्लाइटली नैरो है आउटलेट, तो ये क्या है, एंथ्रोपॉइड, जिसमें फेस टू प्यूबिस डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पे आपको क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फीटल स्कल। तो फीटल स्कल के कितने पार्ट्स होते हैं, वॉल्ट ऑफ द क्रेनियम, फेस, बेस या फिर ऑल। फीटल स्कल के पार्ट हैं जो होते हैं कितने,
3 फीटल स्कल के 3 पार्ट होते हैं, वॉल्ट, फेस और बेस। फेस जो वॉल्ट है क्या है, फीटल स्कल का वॉल्ट है, जिसमें 2 फ्रंटल बोन रहेंगी, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, एक ऑक्सीपिटल बोन रहेगी। यहाँ पर क्या है, वॉल्ट का 3 पार्ट है, वॉल्ट, फेस, बेस। तो अब यहाँ पर वॉल्ट में बोन्स रहेंगी, कौन सी बोन्स हैं, 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल और एक ऑक्सीपिटल बोन। तो जो 2 फ्रंटल बोन है ये यहाँ पर सेंसिपिट रीजन के यहाँ पे आके मिलेंगी और इनका जो ऑसिफिकेशन सेंटर होगा ईच बॉन्स का फ्रंटल प्रोमिनेंस में रहेगा। और ये बॉन्स हैं जो जनरली फ्रंटल बॉन्स से 8 साल की एज तक अपने आप फ्यूज़ हो जाती हैं। यहाँ पर ये देखिए एक इमेज के थ्रू आपको ये इजीली समझ में आ रहा होगा। ये रही एंटीरियर फ्रंटेल, आपको एग्जाम में आते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर रहती हैं, वो क्या करेंगी, फोरहेड को बनाने का काम करेंगी, फोरहेड और सिंसिपुट। जब भी इन दोनों बोन्स का ऑसिफिकेशन होगा, मतलब मर्ज करना हम जिसको कहेंगे, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा फ्रंटल प्रोमिनेंस। यहाँ पर ये क्या बनेगा, फ्रंटल प्रोमिनेंस। फिर यहाँ पर फ्रंटल बोन्स फ्यूज इनटू अ सिंगल बोन बाय द एज ऑफ 8 ईयर। याद रखें कि जब ये फ्रंटल बोन फ्यूज होती हैं, कब होती हैं, 8 साल तक की एज में। 8 साल तक की एज में ये 2 फ्रंटल बोन बाद में क्या बन जाती हैं, 1 फ्रंटल बोन बन जाएंगी। ये देखिए इस इमेज से आपको इजीली समझ में आएगा कि जहाँ पर भी ये 2 फ्रंटल बोन्स जुड़ेंगी वो फ्रंटल प्रोमिनेंस एरिया कहलाएगा। 8 साल की उम्र में, जब बच्चे की उम्र 8 साल हो जाएगी, तब ये फ्रंटल बोन क्या हो जाएंगे, कम्प्लीटली तरीके से फ्यूज़ हो जाएंगे और मर्ज हो जाएंगे। अब यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे फ्रंटल और जो एंटीरियर पोस्टीरियर सूचर्स कब क्लोज होंगे, लैम्डॉइड सूचर्स क्या है, ऑक्सीपिटल बोन कौन सी है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो बोन्स ऑफ वॉल्ट है, फीटल स्कल के 3 पार्ट हो गए, वॉल्ट, फेस और बेस। तो वॉल्ट एरिया में जो बोन्स होती हैं, 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल और एक ऑक्सीपिटल बोन। फिर यहाँ पर आता है आपको 2 पैराइटल बोन, ऑसिफिकेशन सेंटर ऑफ ईच बोन इज पैराइटल एमिनेंस। तो यहाँ पर ये देखिए जहाँ पर ये 2 पैराइटल बोन्स जुड़ेंगी, एक पैराइटल बोन एक हो गई, जब ये दोनों एक जगह जुड़ेंगी तो एरिया क्या बनेगा, ये बनेगा पैराइटल एमिनेंस। फिर एक ऑक्सीपिटल बोन है, ऑक्सीपिटल बोन फॉर्म्स द बैक ऑफ द स्कल एंड पार्ट्स ऑफ इट्स बेस। जो ऑक्सीपिटल बोन है एक ही होती है जो बेस को बनाने का काम करेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ सूचर्स आर इन द फीट। कितने टाइप के सूचर्स होंगे, फ्रंटल, कोरोनल, लैम्डॉइड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो अभी हम फीटल स्कल के बारे में ही आगे इसी क्वेश्चंस के तरीके से डिस्कस करते जाएंगे। अभी हमने पार्ट पढ़े बेस, वॉल्ट एंड बोन्स। तो यहाँ पर अब जो सूचर्स हैं फीटल स्कल में सभी रहेंगे, फ्रंटल भी होगा, कोरोनल भी होगा, लैम्डॉइडल भी होगा, सजाइटल होगा। 4 तरीके के यहाँ पे सूचर्स रहेंगे। फ्रंटल सूचर्स बिटवीन द 2 फ्रंटल बोन्स, ये जो 2 फ्रंटल बोन्स हैं इनके बीच में जो सूचर्स है क्या है, फ्रंटल सूचर। दूसरा आता है कोरोनल सूचर बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल बोन। तो ये हो गया यहाँ पे कोरोनल सूचर जो एक पैराइटल बोन और फ्रंटल बोन के बीच में रहेगा। फिर लैम्डॉइडल 2 पैराइटल बोन और एक ऑक्सीपिटल बोन के बीच में ही रहा है, यहाँ पे लैम्डा शेप में है जो। तो ये क्या हो गया, लैम्डॉइड सूचर है। यहाँ पर आप इमेज से इसको बेसिकली याद कर सकते हैं, अदरवाइज आपको याद नहीं होगा। फ्रंटल मतलब सामने का। अब जब 2 फ्रंटल बोन्स के बीच में जो सूचर्स बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, फ्रंटल सूचर। कोरोनल मतलब जो फ्रंटल बोन है पैराइटल बोन से इनके बीच में। लैम्डॉइडल का मतलब है कि पैराइटल, जो दोनों पैराइटल बोन्स और एक ऑक्सीपिटल बोन है इनके बीच में जो जुड़ने वाला काम होगा वो होगा सूचर, लैम्डॉइड सूचर। सजाइटल सूचर एक बीच वाला है जो कि 2 पैराइटल बोन्स के बीच में बनेगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू मीन बाय द फॉन्टेनेल। तो अभी तक हमने फॉन्टेनेल पढ़े, अभी तक सूचर्स पढ़े जहाँ पर 2 बोन्स आके जुड़ रही हैं तो वो सूचर्स हो गए आपके। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपका क्या, फॉन्टेनेल। व्हाट डू यू मीन बाय फॉन्टेनेल, स्पेस बिटवीन 2 बोन्स जॉइन टुगेदर, स्पेस बिटवीन 2 और मोर सूचर्स ज्वाइनिंग, या फिर लिगामेंट ज्वाइन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर फॉन्टेनेल का मतलब होगा कि ऐसा स्पेस जहाँ पे 2 सूचर्स जुड़ते हैं। इस इमेज में आप देखिए जहाँ पर 2 सूचर्स फ्रंटल सूचर जुड़ रहे हैं
और यहाँ पर लैम्ब्डॉइड सूचर जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर सेजाइटल सूचर जुड़ रहे हैं। तो ये जो एरिया है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका फॉन्टेनेल। क्या कहलाएगा, फॉन्टेनेल। सूचर्स एंड फॉन्टेनेल हेल्प्स द स्कल टू मोल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। अब जो सूचर्स हो गए, ये हो गए आपके फ्रंटल सूचर्स हो गए, और यहाँ पर जो फॉन्टेनेल हो गए, दोनों क्या करेंगे, डिलीवरी के टाइम पर हेड को मोल्ड करने का काम करेंगे ताकि हेड इजीली बाहर आ जाए वेजाइना के थ्रू। अब यहाँ पर जो फॉन्टेनेल है, एंटीरियर पोस्टीरियर फॉन्टेनेल है, दो तो आपको एग्जाम में आते ही आते हैं। फॉन्टेनेल्स आर द मेम्ब्रेन्स फिल्ड स्पेस एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ द सूचर्स। जैसा मैंने आपको बताया, जहाँ पर दो सूचर्स आके मिलते हैं तो एरिया क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फॉन्टेनेल्स। फॉन्टेनेल्स में यहाँ पर एंटीरियर फॉन्टेनेल और ब्रैगमा, क्या है, एंटीरियर फॉन्टेनेल और ब्रैगमा, जहाँ पर सेजाइटल, कोरोनल और फ्रंटल सूचर आके मिलेंगे, डायमंड शेप का होगा, और ये जनरली 1.5 ईयर में, यदि आपको पूछते हैं कि सबसे पहले कौन से फॉन्टेनेल क्लोज होते हैं, तो पोस्टीरियर ऑक्सीपिट और लैम्डा जो फॉन्टेनेल हैं क्लोज होंगे। लेकिन जो 1.5 ईयर या फिर 18 महीने और 1.5 साल में क्लोज होंगे वो होंगे एंटीरियर फॉन्टेनेल, जो कि डायमंड शेप के रहेंगे। फिर आता है पोस्टीरियर फॉन्टेनेल और लैम्डा। पोस्टीरियर फॉन्टेनेल में जंक्शन ऑफ सजाइटल सूचर्स एंड द टू लैम्डोइडल सूचर्स स्मॉलर देन द एंटीरियर फॉन्टेनेल, और ये जनरली 5 to 6 वीक की एज में ही बच्चों में क्लोज हो जाते हैं। याद रखना है, सबसे पहले क्लोज होते हैं पोस्टीरियर, फिर एंटीरियर। पोस्टीरियर 5 से 6 वीक में ही क्लोज होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन एंटीरियर 1.5 साल में। जब आप जो बच्चे होते हैं छोटे, 1 साल तक की एज के, 1.5 साल तक की, आप उनके फोरहेड के यहाँ पे हाथ रखिए तो आपको बहुत ज़्यादा, एक तरीके से हम ये कहेंगे, आपको जो फील होगा वो यहाँ पे वो वही आप बच्चे का एंटीरियर फॉन्टेनेल फील होता है, और ये जनरली 1.5 साल में क्लोज होता है। नेक्स्ट वन इज क्राउनिंग अकर्स इन विच स्टेज ऑफ लेबर। तो क्राउनिंग किस स्टेज में देखने को मिलेगी, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज या फिर फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। यहाँ पर आपको लेबर की स्टेज बहुत अच्छे से एग्जाम में पढ़ के जानी है, आपको बहुत आती है एग्जाम में। तो जो क्राउनिंग है, क्राउनिंग का मतलब है जो बेबी का हेड है वो विजिबल हो रहा है, वो होता है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। कब, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में तो सर्विक्स डायलेट होगी, क्या होगी, सर्विक्स का डायलेटेशन होगा। सेकंड स्टेज में बेबी का एक्सपल्सन होगा, थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा बाहर आएगा, फोर्थ स्टेज में आप ओनली ऑब्जर्वेशन बस करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर क्राउनिंग कब होगी, क्राउनिंग होगी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। अब मैकेनिज्म ऑफ लेबर, यहाँ पे आपको कुछ क्राइटेरिया हैं कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए क्या क्राइटेरिया होने चाहिए लेबर प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले लाई है जो लॉन्गिट्यूडनल होना चाहिए, मतलब लाई का मतलब है कि जो एक्सीफेस्टर्नम से प्यूबिस सिम्फाइसिस तक है बेबी, मतलब कैसा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, वो क्या है, लाई, जो कि लॉन्गिट्यूडनल होना चाहिए। प्रेजेंटेशन सेफेलिक और वर्टेक्स होना चाहिए, मतलब हेड डाउन होना चाहिए। पोजीशन लेफ्ट ऑक्सीपिट एंटीरियर या फिर राइट ऑक्सीपिट एंटीरियर होना चाहिए। एटीट्यूड इज गुड फ्लेक्शन वे में होना चाहिए। डिनोमिनेटर है जो ऑक्सीपिट होना चाहिए। प्रेजेंटिंग पार्ट इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एंटीरियर पैराइटल बोन। प्रेजेंटिंग पार्ट में सबसे पहले एंटीरियर पैराइटल बोन्स होनी चाहिए। तो क्या बेसिक क्राइटेरिया है मैकेनिज्म ऑफ लेबर के लिए। अब यहाँ पर कार्डिनल स्टेप होंगे मैकेनिज्म ऑफ लेबर के। कार्डिनल स्टेप का मतलब है कि जब सर्विक्स के जो यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं उसके बाद लेबर की प्रोसेस होगी कैसे, मतलब डायलिटेशन से लेके बेबी के एक्सपल्सन तक, तो वो स्टेज हो गई आपके पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ लेबर में कार्डिनल स्टेप की बात करें, सबसे पहला होगा इंगेजमेंट ऑफ द हेड। क्या है, इंगेजमेंट ऑफ द हेड। और जो कार्डिनल स्टेप है ये नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए है। तो इंगेजमेंट ऑफ द हेड होगा, फिर फ्लेक्शन ऑफ हेड, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, फिर होगा क्राउनिंग, फिर होगा एक्सटेंशन एंड बर्थ ऑफ हेड, रेस्टिट्यूशन, फिर नेक्स्ट वन इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड। तो इंटरनल रोटेशन होगा शोल्डर का और एक्सटर्नल रोटेशन होगा हेड का। सबसे पहले बर्थ ऑफ शोल्डर एंड ट्रंक वायर लेटरल फ्लेक्शन। तो ये क्या हो गई, मैकेनिज्म ऑफ लेबर या फिर कार्डिनल स्टेप ऑफ लेबर हो गए, आपको एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे क्राउनिंग पूछे तो सेकेंड स्टेज में, और ये पूरे कार्डिनल स्टेप है।
यदि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी की बात करते हैं हम, तो नॉर्मल जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर के क्राइटेरिया है, दैट मीन्स जो आपने यहाँ पे स्टेप पढ़े, ये जो आपने 8 स्टेप पढ़े, 8 स्टेप तब फॉलो होंगे जब ये क्राइटेरिया मैच करेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल लाई हो, प्रेजेंटेशन सेफेलिक हो, एटीट्यूड गुड फ्लेक्शन में हो, डिनोमिनेटर ऑक्सीपेट हो। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन कौन सी है? एंटीवर्जन, एंटी फ्लेक्शन, पोस्टीरियर, एंटीवर्जन एंड रेट्रोफ्लेक्शन या फिर नन ऑफ द अबव। नॉर्मल पोजीशन होती है यूट्रस की एंटीवर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन। ये आपको देखिए यहाँ पे जो एंगल करके भी आपको पूछा जा सकता है। तो एंटीवर्जन एंगल होगा 90 डिग्री का और एंटी फ्लेक्शन होगा 170 डिग्री का। एग्जाम में आता है। नॉर्मली यूट्रस की जो पोजीशन होती है एंटीवर्जन, एंटी फ्लेक्शन। एंटीवर्जन का मतलब है द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द सर्विक्स इज नॉर्मली बेंट फॉरवर्ड ऑन द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द वेजाइना। तो यहाँ पर आप इमेज देखिए, इससे आपको इजीली समझ में आएगा। एंटीवर्जन में क्या होगा, सर्विक्स थोड़ा सा बेंट रहेगी वेजाइना की तरफ, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री एंगल का, और इस पोजीशन को हम कहेंगे एंटीवर्जन। जब यहाँ पर लॉन्ग एक्सेस ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस इज बेंट फॉरवर्ड एट द लेवल ऑफ इस्थमस, इंटरनल ओस की तरफ बेंट रहेगी क्या यूट्रस, तब यहाँ पे जो एंगल बनेगा सर्विक्स के यहाँ पे, लॉन्ग एक्सेस ऑफ द सर्विक्स के यहाँ पे, तो ये बनेगा 170 डिग्री का, तो ये कहलाएगा आपको एंटी फ्लेक्शन। तो एंटीवर्जन में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा और एंटी फ्लेक्शन में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 170 डिग्री का। या तो ये आपको इमेज दे के पूछ सकते हैं या फिर आपको यहाँ पर एंगल में पूछ सकते हैं कि एंटीवर्जन में कितना एंगल बनता है, तो 90 डिग्री, और एंटी फ्लेक्शन में कितना बनेगा 170 डिग्री। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस की नॉर्मल साइज कितनी होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन आप देखिए 7.5 इंटू 0.5 इंटू 1.25 सॉरी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपको 7.5 इंटू 5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए इनमें से जो नॉर्मल यूट्रस की साइज होगी वो होगी इस तरीके से 7.5 सेंटीमीटर लेंथ, विड्थ होगी 5 सेंटीमीटर मतलब थिकनेस, और जो थिकनेस है वो होगी 1.25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये देखिए आप इमेज से इजीली समझ में आएगा। लंबाई की बात करें तो 7.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई की बात करें तो 5 सेंटीमीटर, थिकनेस की बात करें हम तो 1.25 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गई, साइज हो गई यूट्रस की। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन का मतलब होगा क्या, लेबर, डिलीवरी, बोथ ए एंड बी, या फिर एंटीपार्टम हेमरेज। पार्चुरेशन का मतलब होगा यहाँ पर ए एंड बी। दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड इंक्लूड्स लेबर एंड डिलीवरी। लेबर पेन से लेके बच्चे की डिलीवरी होने तक की जो प्रोसेस है वो कहलाएगी पार्चुरेशन। व्हाट इज द टर्म वेट ऑफ यूट्रस। टर्म वेट ऑफ यूट्रस का मतलब है जो नॉर्मली यूट्रस का वजन होता है वो होता है 60 ग्राम, 60 ग्राम, लेकिन टर्म वेट ऑफ यूट्रस की बात की जा रही है तो कितना होगा, 700 ग्राम, 900 ग्राम, 60 ग्राम या फिर 600 ग्राम। टर्म वेट ऑफ यूट्रस, टर्म वेट का मतलब है कि 37 कंप्लीट वीक के बाद, जब जेस्टेशनल पीरियड 37 वीक कंप्लीट हो गया है उसके बाद है जो यूट्रस का वजन कितना होगा। तो यूट्रस का वजन होगा जब कितना, 900 ग्राम तक। एवरेज वेट होता है टर्म यूट्रस का 900 से 1000 ग्राम, और जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में यूट्रस का वजन होता है 60 ग्राम, कितना, 60 ग्राम तक। तो यहाँ पर आपको कहा है टर्म वेट। टर्म वेट पूछें जब भी तो आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए कि 37 वीक का जेस्टेशनल पीरियड होने के बाद यूट्रस का वजन पूछा है तो 900 से 1100 ग्राम तक हो सकता है, 900 ग्राम से 1100 ग्राम तक। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कहें, यदि आपको ये टर्म यहाँ पे रेस कर दिया जाए और कहें कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ द यूट्रस, तब आप कहेंगे 60 ग्राम। लेकिन यहाँ पे आपको कह दिया जाए कि टर्म वेट क्या होगा यूट्रस का, तब आपको कहना है 900 ग्राम। नेक्स्ट वन इज द कनेक्शन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना कैवा इन द फीटल लाइफ इज नोन एज। तो ऐसा कनेक्शन जो अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना कैवा के बीच में, वो भी फीटल लाइफ में, मतलब यूट्राइन लाइफ में ही, फीटल लाइफ में ही जो कनेक्शन है अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना कैवा के बीच में, वो क्या कहलाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी, डक्टस वीनोसिस या फिर डक्टस आर्टरियोसिस। तो
तो अम्बिलिकल वेन और इन्फीरियर वेना केवा के बीच का फीटल लाइफ का कनेक्शन कहलाएगा आपका डक्टस विनोसिस। एग्जाम में अभी देखो पूरी चीज़ें आएंगी जो यहाँ पे ऐड की गई हैं। डक्टस विनोसिस हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगा इसमें ऑक्सीजन का। फीटल लाइफ में डक्टस विनोसिस में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगी। प्लेसेंटा जहाँ पे गैसों का एक्सचेंज होगा। अम्बिलिकल आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी फीटस से प्लेसेंटा में। फीटस से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कैरी करने का काम करेंगे कौन? अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेंगी फीटस को, प्लेसेंटा टू द फीटस। फोरामेन ओवेल राइट और लेफ्ट एट्रियम को कनेक्ट करने का काम करेगा डक्टस विनोसिस, जो कि यहाँ पर अम्बिलिकल वेन और आईवीसी के बीच का कनेक्शन है। नेक्स्ट वन इज एमनियोटिक फ्लूइड इज विच काइंड ऑफ नेचर। तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो नेचर है वो कैसा होगा? एल्कलाइन, एसिडिक, बेसिक या फिर नन ऑफ द अबव। तो एमनियोटिक फ्लूइड का नेचर होता है एल्कलाइन नेचर का। इसकी जो ग्रेविटी होती है वो होती है 1.010। अब यहाँ पे आप देखिए, यदि एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर पूछे तो वो क्लियर कॉन्साइज कलर का होगा। एमनियोटिक फ्लूइड की जो कलर एबनॉर्मलिटीज़ बहुत एग्जाम में आती हैं, यदि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर इस तरीके का है तो कौन सी प्रॉब्लम है, तो वो आपको पूरा याद रखना है। यदि नेचर की बात करें तो एल्कलाइन, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.010। नेक्स्ट है यहाँ पर इंट्राओसियस इंजेक्शन इज गिवन इन। तो इंट्राओसियस इंजेक्शन कहाँ पे दिए जाते हैं? स्पाइनल कैविटी में, बोन मैरो में, मसल्स में या फिर वेन में। तो इंट्राओसियस इंजेक्शन दिए जाते हैं बोन मैरो में। कहाँ पे? बोन मैरो में इंजेक्शन को दिया जाता है। हाउ मेनी एंटीनेटल विजिट्स शुड बी रिक्वायर्ड। तो एंटीनेटल विजिट कितनी ज़रूरी होती हैं? 2, 3, 4 या फिर 6। तो यहाँ पर WHO के अकॉर्डिंग यदि एंटीनेटल विजिट की बात करें हम, तो एटलीस्ट 4 विजिट है जो ज़रूरी होती हैं। कितनी? 4 विजिट। मिनिमम ऑफ 4 एंटीनेटल विजिट शुड बी रिक्वायर्ड। फर्स्ट विजिट विद इन 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। एज सुन एज प्रेगनेंसी इज सस्पेक्टेड, जैसे ही आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो मतलब आपको अपना चेकअप कराना चाहिए, वो आपकी पहली एंटीनेटल विजिट होगी। दूसरी विजिट होगी 14th एंड 26th वीक के बीच में, 14 से 26 वीक के बीच में। तीसरी विजिट होगी 28 वीक एंड 34 वीक के बीच में। फिर आती है चौथी विजिट जो कि 36 वीक या फिर टर्म मतलब 37 वीक के बाद होगी। तो यदि एज एन WHO के पूछे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, तो एटलीस्ट 4 विजिट तो ज़रूरी ही होती हैं। फिर आपको एक क्वेश्चन आता है, यदि पॉसिबिलिटी हो तो एवरी मंथ चेकअप कराएं आप अपना। लेकिन यदि 8th मंथ की बात की जाए तो जब 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हो तब महीने में 2 बार, कितना? महीने में 2 बार आपको चेकअप कराने जाना है। जब 37 वीक कंप्लीट हो जाते हैं तो एवरी वीक आपको अपना चेकअप कराने जाना है। क्या है? जो एज एन WHO के और जो बेसिक प्रायोरिटी वाइज यदि आप अपनी हेल्दी प्रेगनेंसी चाहते हैं तो यहाँ पे क्या है कि आपको इतनी एंटीनेटल विजिट करवानी होंगी। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी एक्स्ट्रा कैलोरी नीड्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। एक प्रेग्नेंट वुमेन को कितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी? 300, 400, 200 या फिर 100। तो एक प्रेग्नेंट लेडी को जो एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी वो होगी 300 किलो कैलोरी। कितना? 300 किलो कैलोरी पर डे। इनके हिसाब से पूछते हैं कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी है कितना एक्स्ट्रा कैलोरी आपको लेना है, तो आप उसमें आप कह सकते हैं कि ज़्यादा कुछ भी नहीं लेना है। अप्रॉक्सीमेट जो वेट गेन होगा प्रेगनेंसी में वो होता है 11 किलोग्राम, एटलीस्ट 11 kg तो बढ़ना ही चाहिए। फिर यहाँ पर कैलोरी की ज़रूरत की बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1800 कैलोरीज पर डे। जो सेकंड आएगा और थर्ड आएगा तो इसमें कैलोरी की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन इनकेस आपको पूछते हैं डायरेक्ट एग्जाम में कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी लेना है, तो एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट में, सेकंड और थर्ड में रहेगी। तो यहाँ पर यदि आपको डायरेक्ट पूछें कि प्रेग्नेंट वुमेन में कितनी कैलोरीज की एक्स्ट्रा ज़रूरत है, तब आपको कहना है कितना? 300, कितनी? 300। लेकिन यदि लैक्टेटिंग मदर में पूछें तो 500। फिर आयरन की बात करें प्रेगनेंसी में तो 100 mg पर डे के हिसाब से आयरन, 500 mcg पर डे के हिसाब से फॉलिक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज द व्हाट टू यूज़ टू कैलकुलेट द EDD। तो आप EDD को कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्रॉम LMP
फ्रॉम पास्ट टू मेंस्ट्रुअल पीरियड बेस्ड ऑन एमनोरिया आफ्टर नन ऑफ द अबव। फ्रॉम LMP का मतलब है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, पास्ट टू मेंस्ट्रुअल पीरियड या फिर बेस्ड ऑन एमनोरिया मतलब आपके पीरियड्स एब्सेंट है तो आपको लगेगा कि प्रेग्नेंट है। ऐसा नहीं है तो कैलकुलेट किया जाएगा एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी के लिए या फिर ड्यू डेट के लिए, तो वो होगा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन प्लस 9 महीने प्लस 7 डे इक्वल टू EDD। और नेगल्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एस्टिमेट डेट ऑफ डिलीवरी निकालने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज द रिजल्ट ऑफ। तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया प्रेगनेंसी में होता है जब, तो ये क्यों होगा? इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम के कारण, इंक्रीज डिटॉक्सिफिकेशन डिमांड्स ऑन मदर्स लीवर, डिक्रीज डाइटरी इंटेक या फिर नन ऑफ द अबव। तो प्रेगनेंसी में जब 11 ग्राम पर DL से हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाए तब इसको एनीमिया कंसीडर किया जाता है। फिर यहाँ पर फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्यों होता है प्रेगनेंसी में? क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है इसके कारण, बिकॉज इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम। नेक्स्ट वन इज हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी इज। प्रेगनेंसी में हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर कौन से होंगे? एक्लेम्सिया, स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो प्रेगनेंसी में एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया दो तरीके के हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर होते हैं। कौन कौन से? एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया। तो यहाँ पर एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया में दोनों में क्या होगा? एक ही डिफरेंस होता है। तो एक्लेम्सिया में क्या होगा? कभी भी फिट्स नहीं आती हैं, सॉरी एक्लेम्सिया में फिट्स आती हैं लेकिन प्री एक्लेम्सिया में फिट्स नहीं आती हैं। एक बेसिक और दोनों के बीच का डिफरेंस यदि पूछा जाता है, एक्लेम्सिया में फिट्स आती हैं, कन्वर्जन्स आते हैं, लेकिन प्री एक्लेम्सिया में नहीं आएगा। BP हाई रहेगा, हेडेक होगा, विजुअल डिस्टर्बेंस होगा, पॉलीयूरिया होगा और यहाँ पे साथ ही साथ ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई जाएगा। तो यहाँ पर जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है प्रेगनेंसी में क्या? एक्लेम्सिया। वॉमिटिंग डिसऑर्डर पूछे तो वो होता है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट TT इम्यूनाइजेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू द एंटीनेटल मदर एट ऑफ प्रेगनेंसी। तो पहला TT का इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन कब किया जाएगा? 12th वीक में, 16th वीक में, 20 वीक में या फिर 24th वीक में। जो फर्स्ट TT इम्यूनाइजेशन किया जाएगा वो होगा 16th वीक में। कब? 16th वीक में। इसके बाद 1 महीने का ब्रेक दे के दूसरा TT इंजेक्शन दिया जाएगा। 2 TT के इंजेक्शन दिए जाते हैं, दोनों के बीच में 1 महीने का ब्रेक दिया जाता है और गैप दिया जाता है। नर्सिंग का सबसे फेमस क्वेश्चन जो आपको हर एक नर्सिंग एग्जाम में आता है वो आपकी लिए रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन है द फंडस ऑफ द यूट्रस रीच अप टू द लेवल ऑफ अम्बलाइकस व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज। तो फंडस है जो यूट्रस का अम्बलाइकस की एज एन हम ये कह सकते हैं लेंथ तक कब किस वीक में पहुँचेगा? 20 वीक, 24 वीक, 26 वीक या फिर 36 वीक की प्रेगनेंसी में। मतलब फंडस हाइट है जो अम्बलाइकस तक कब पहुंचेगी? 24th वीक की प्रेगनेंसी में। 24 वीक की प्रेगनेंसी में ये देखिए फंडल हाइट को प्यूबिस सिम्फाइसिस से लेके एक्सीफेस्टर्नम तक मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर 16 वीक में 3 फिंगर बिट अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस, मतलब 3 सेंटीमीटर अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस के। 20 में 3 सेंटीमीटर बिलो अम्बलाइकस, 24 में अम्बलाइकस तक पहुँच जाएगा। 3 फिंगर का मतलब है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। 36 वीक में कोस्टल आर्च तक, कहाँ तक? कोस्टल आर्च तक। फिर आफ्टर 36 वीक के बाद है जो ये देखिए 36 वीक के बाद क्या होगा? यहाँ पे 36 वीक तक एक्सीफेस्टर्नम तक पहुँच जाएगा। आफ्टर दैट बेबी क्या होगा? थोड़ा सा डाउन आएगा, इसको हम क्या कहेंगे? लाइटनिंग। क्या कहेंगे? लाइटनिंग। और वेलकम साइन ऑफ abnormal pregnancy in which the conceptious implants outside the uterine cavity। जनरली जो कॉन्सेप्सियस मटेरियल होगा फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में, बट इम्प्लांटेशन यूट्रस में ना हो के कहीं और हो जाए, ओवरी में हो जाए, फैलोपियन ट्यूब में हो जाए या फिर फिमरी के यहाँ पे हो जाए, कहीं पे भी हो जाए अदर देन द यूट्रस के, तो ये क्या कहलाएगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी, एंटीपार्टम हेमरेज या फिर अबॉर्शन। तो यदि जो कंसेप्सियस मटेरियल एक्सपेल्ड आउट हो जाए, बाहर आ जाए वेजाइना के थ्रू, तो वो कहलाएगा अबॉर्शन। यदि ब्लीडिंग होती है 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद तो वो होगा एंटीपार्टम हेमरेज। मोलार प्रेगनेंसी को हम फॉल्स प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं।
तो यहाँ पर जो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है जिसमें कॉन्सेप्शियस मटेरियल इम्प्लांट होता है यूट्रस कैविटी के बाहर या फिर यूट्रस के बाहर, तो ये कहलाएगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी और ट्यूबल प्रेगनेंसी। ये देखिए यहाँ पर जो इम्प्लांटेशन है वो यहाँ पर ना होके फर्टिलाइजेशन का इम्प्लांटेशन भी यहीं पे हो जाता है, तो क्या कहलाएगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब यहाँ पर जो फर्टिलाइज एग का इम्प्लांटेशन कॉमनली यदि कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी पूछें तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में सबसे ज़्यादा होती हैं। याद रखें, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में सबसे ज़्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फेलर टू पास मेकोनियम विद इन फर्स्ट 36 आवर ऑफ लाइफ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पुअर फीडिंग एंड एम्प्टी रेक्टम आर द फाइंडिंग ऑफ। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पर 36 की जगह 48 आवर भी आपको रखे जा सकते हैं। 48 घंटे को काउंट किया जाता है कि बेबी डिलीवर होने के बाद से लेके यदि उसने 48 घंटे तक अपना जो फर्स्ट स्टूल है जिसको हम कहते हैं मेकोनियम वो पास नहीं किया तो यहाँ पर एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। जब बाहर ही नहीं, आउटपुट नहीं होगा तो इनपुट कैसे होगी, तो पुअर फीडिंग भी रहेगी। रेक्टम खाली है तो ये क्या है, हिरस्प्रिंग्स डिसीज है, अपेंडिसाइटिस है, माल एब्जॉर्प्शन है कि पेरिटोनाइटिस है, तो ये कहलाएगा हिरस्प्रिंग्स डिसीज और कंजेनाइटल मेगा कोलोन। यहाँ पर जो गैंग्लियोनिक सेल्स है एब्सेंट रहेंगी, क्या होंगी, गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट रहेंगी, जिसके कारण ना तो जनरली गैंग्लियोनिक सेल्स इस तरीके से रहेंगी, लेकिन कंजेनाइटल जो मेगा कोलोन है या फिर हिरस्प्रिंग्स डिसीज है इसमें गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट रहेंगी और एरिया क्या कहलाएगा, हिरस्प्रिंग्स डिसीज, जिसमें बेबी डिलीवर होने के बाद से लेके वो अपना 48 घंटे तक स्टूल पास नहीं करता है, तब हिरस्प्रिंग्स डिसीज है जो डायग्नोस की जाएगी। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने डाउट ज़रूर पूछ सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोशिश की जाती है कि आप सभी के आंसर्स दे पाएँ, कमेंट बॉक्स में भी और इवन व्हाट्सएप में भी। और जो भी लोग एमपी व्यापम या फिर ऑल अदर स्टेट सीएचओ के पेपर्स लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पेपर्स को आके ले सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन है सीरम हेपेटाइटिस इज ऑल्सो नोन एज, सीरम हेपेटाइटिस को क्या कहा जाता है, हेपेटाइटिस ए, बी, ई या फिर बैक्टीरियल हेपेटाइटिस। तो यहाँ पर मैं आपको छोटा शॉर्ट वे में बताती हूँ कि हेपेटाइटिस जनरली 4 तरीके का मेन कंसीडर किया जाता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी एंड ई। तो हेपेटाइटिस ए और ई होगा किससे, फीको ओरल रूट के थ्रू या फिर हम ये कहेंगे कंटामिनेटेड जो भी आइटम्स है उसके थ्रू। फिर आता है बी एंड सी, तो हेपेटाइटिस बी और सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी हो सकता है, निडल प्रिक इंजरी से भी हो सकता है। अब आपको बताना है कि सीरम हेपेटाइटिस कौन सा है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।